लेट इट बिकम रेड। अब दिख रहा है आप लोग को रीता एंड प्राची? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ठीक, गुड। मैं फुल कर देती हूँ। और हम लोग यहाँ थे, ठीक है ना? ये हम लोग ने 4 स्तंभ पूरा पढ़ लिया था, ठीक है ना? ये समझ में आ गया था ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ग्रोथ सेकेंड थर्ड में, इम्यूनिटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड हेल्दी डाइजेशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये बेसिक चीज समझ में आ गई थी ना? हाँ बोलिए। आप हमारे मैडम ये जो है ये नहीं करती व्हाट्सएप पे, ये पिक, हाँ 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 दे देंगे, वो सब तुम एक बार बैठेंगे फिर सारा मैटर तुमको दे देंगे, सब जो भी शुरू का है ना सब दे देंगे। यस मैम, उसकी चिंता मत करो, वो सब मिल जाएगा। यस मैम, अभी इस पे ध्यान दो, जी मैम। बस 1 सेकंड ना। ठीक है, अब चलिए एक बार गायत्री मंत्र हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तो रीता और प्राची दोनों को आज सुबह का प्रणाम। एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑन डाइट, सो बी वेरी अटेंटिव। हाँ, क्योंकि हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म कर लिए हैं, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, वो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आयरन आपने देखा होगा कि आयरन सप्लीमेंटेशन इज अ मस्ट। हमें डाइट से भी आयरन लेना है और हमें गोली भी देनी है। क्यों? क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 11 to 13 के बीच में। ज्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं 50 to 70% हमारी जो इंडियन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो एनीमिक होती हैं। ज्यादातर आप देखेंगे माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया हर लेडी में मिलेगा। और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और जहां अवेयरनेस नहीं है वहां तो आपको सीवियर एनीमिया मिलता है। तो क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो जैसे पहले बताया था ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होएगी तो जब जो विकास हो रहा है शिशु का वो अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो ये कि डिलीवरी के समय अगर हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब महिला का रिजर्व बहुत कम है। और अगर वो गलती से थोड़ा सा भी ज्यादा ब्लीड कर गई, नॉर्मली 500 ml का लॉस होता है डिलीवरी के समय, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा लॉस हो गया उसका, मान लो 1 लीटर हो गया, तो वो तुरंत क्रिटिकल हो जाती है, तुरंत कोलैप्स करने का डर हो जाता है। और पीपीएच जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेटर्नल मोर्टेलिटी के लिए। मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण जो है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग हो जाती है कई बार। इसलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रेगनेंसी से पहले ही हम लड़कियों का हीमोग्लोबिन लेवल जो है अच्छा रखें, नॉर्मल रखें। प्रेगनेंसी के दौरान उनको बताएं कि आपको क्या क्या खाना है, जैसे रागी, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, लोहे के गुण, जैसे कि आयरन में गुण में मिलता है ना। और इसको जैसे प्राची ने उस दिन बताया था कि हम नींबू पानी के साथ उसको लेने का प्रयास करें जो सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कितना भी अच्छा भोजन ले रही है सप्लीमेंटेशन जरूर लेना उसको। ओके, आयरन के लिए विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी साथ में दिया जाए, नींबू पानी दिया जाए। और खाना जो है लोहे की कढ़ाई में पकाया जाए। बाजरा, गुड़, रागी, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आप कुछ फल भी हैं जैसे अनार है, सेब है, इसमें आयरन होता है। हरा धनिया में भी आयरन होता है। और खाने को अगर लोहे की कढ़ाई में पकाएंगी तो आयरन उसको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फोलिक एसिड आपको पहले ही मैंने बताया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए होता है। और प्री कंसेप्शन 3 महीने पहले शुरू करते हैं एक गोली। हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पर्याप्त मात्रा में हमको मिलता है। फोलिक एसिड प्रिपरेशन और प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, नहीं तो मैं आपको पीपीटी में दे दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपको वो सारे फूड पता चलते हैं, कितने वैरायटी के खाने हैं जो आयरन में रिच है। अब कैटेगरीज क्या है, जैसे अनाज, अनाज में कूटू जैसे खाते हैं ना हम लोग व्रत में, कूटू में आयरन बहुत होता है। बाजरे में, ब्राउन राइस में, किनुआ में, मक्के के आटे में, जौ में, ओट्स में,
इसमें आयरन है। दालों में मसूर, चना, राजमा, बीन्स, लोबिया। सब्जियां देखिए, पालक शलजम ही नहीं, चुकंदर, काले पत्तेदार साग, ब्रोकली, हरी सेम, मटर, सभी प्रकार के अंकुरित जो बीन्स हम लोग लेते हैं, और एवोकाडो। एवोकाडो यहाँ नहीं मिलता, विदेशी फल है। फलों में सेब, अनार के साथ साथ काले शहतूत, देखिए काले शहतूत एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। केले में, तरबूज में, ब्लूबेरीज यहाँ इतनी नहीं मिलती हैं। हमारे मसाले भी आयरन में रिच होते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन के फूल, तेज पत्ता, तुलसी। सूखी मेवा जो अफोर्ड कर सके वो अखरोट, बादाम भिगो करके, किशमिश 10-12, अगर एनीमिक पेशेंट को आप 10-12 किशमिश दे दें या ताजा अंजीर दे दें, अंजीर गर्म होता है तो भिगो के ही देना होता है, इससे भी उनको आयरन मिल सकता है। जो बीज आपको बताए थे हमने कि तरह तरह के, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, चिया के बीज, खसखस, कद्दू के बीज, इसमें भी आयरन होता है। तो अगर इन चीजों को बदल बदल के वो अपने खाने में ले रही है तो आयरन की कमी नहीं होगी। फिर आप उसको ये भी आइडिया दे सकती हैं कि भाई आयरन, वो लगेगा भाई रोज ही पालक खा रहे हैं, रोज ही सेब खा रहे हैं, तो क्या वैरायटी बनाएं जिससे कि आयरन उसको मतलब खाने में मिल भी जाए और उसको टेस्ट भी आए खाने में। तो ये तरह तरह की रेसिपीज मैंने कलेक्ट करी हैं आपके लिए, इसकी भी आप वो ले सकती है पिक्चर, कि ये छोला मेथी पालक का ढोकला बना सकती है, हरे चने के कबाब बना सकती है, खाली टमाटर का सूप नहीं, मसूर दाल और पालक का सूप या राजमा और टमाटर का सूप बना सकती है। जाड़े में जवार मेथी की रोटी, बाजरे आलू की रोटी। जाड़े में बाजरा जाड़े में लेना है क्योंकि गर्मियों में ना तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो गर्मी में नहीं खाया जाता इतना। तिल गुड़ की रोटी, ये भी जाड़े के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ के मालपुए, खजूर की परपोली, मतलब मिठाइयाँ भी बना सकती है, उसमें भी आयरन मिल जाएगा। बाजरे की खिचड़ी, कॉर्न पालक का पुलाव। तो ये सब रेसिपीज आप उसको आइडिया के लिए दे सकती है। पर ये चूंकि रेसिपीज देखिए हमने इंटरनेट से ली है, तो इसमें उन्होंने प्याज लहसुन का भी सेवन किया है, तो वो उसको बताना पड़ेगा कि हमको गर्भ संस्कारित शिशु चाहिए। और ये गर्भ संस्कार के प्रोजेक्ट के अंदर हम लहसुन प्याज का परहेज बताते हैं क्योंकि वो तामसिक है और उसको बहुत तलना पड़ता है, बहुत भूनना पड़ता है, उसमें घी ज्यादा जाता है, तो वो हेल्दी नहीं है। इसलिए आप उसको सिंपल तरीके से मॉडिफाई करके वो इन रेसिपीज को बना सकती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो चौथे महीने से भ्रूण को चाहिए होता है अस्थियों बनाने के लिए और दांत, आगे जब दांत निकलेंगे तो हड्डी मजबूत करने के लिए, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो 1000 to 1200 मिलीग्राम रेगुलर सप्लीमेंटेशन चाहिए ओवर एंड अबव द कंजम्पशन ऑफ मिल्क। ये नहीं कि हमने 1 लीटर दूध ले लिया तो अब हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं देना है, नहीं। 350 से 750 ml से 1 लीटर तक दूध का जो वो कंजम्पशन कर रही है, दूध और दूध से बने पदार्थों का, उसके साथ में ये 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेगनेंसी में देना है, साथ में विटामिन डी भी देना है। और स्तनपान के दौरान जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो कैल्शियम की डिमांड बढ़कर के 1500 मिलीग्राम हो जाती है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा क्या होता है देखते हम जैसे कि जल्दी जल्दी बच्चे हो गए तो उसकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात पढ़ाई थी कि 30 साल की उम्र तक एक फिक्स्ड बैंक बैलेंस है ये कैल्शियम। हड्डियों में जितना कैल्शियम डिपॉजिट होना है वो 30 साल तक होएगा, 30 साल के बाद वो केवल घटेगा और 40 साल के बाद वो तेजी से घटता है जब मेनोपॉज किए जाने लगती है। तो बचपन से लेकर 30 साल तक हमारा फर्ज बनता है कि बच्ची की हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम उसको दूध और दूध से बने पदार्थ और कैल्शियम में जो चीजें रिच हैं वो उसको अच्छे से दें, जिससे 30 वर्ष तक उसकी हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो जाए और बाद में उसके अंदर कैल्शियम से कमी जैसे ऑस्टियोपोनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सब है आपके दूध और दूध से बने पदार्थ भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। छाछ, दही, पनीर, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां और दूध। दूध बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का और कई सारे विटामिन का। दूध जो होता है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन देता है, जबकि दालों में सेकेंड डिग्री का प्रोटीन होता है। अब हम आते हैं तरह तरह के विटामिन में। तो जितनी आप मतलब आपकी जानकारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि हर विटामिन का क्या काम है, लेकिन गर्भवती को बस आप इतना बता दीजिए, अगर वो तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल ताजे और सलाद के रूप में, मतलब कम से कम उबाला और भुना पकाया हुआ
अगर ताजा फल, ताजी सब्जी को वो खाने में इंक्लूड करेगी तो उसको पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। ज्यादातर मिनरल्स जो होते हैं वो ऊपरी लेयर में, मतलब छिलके में पाए जाते हैं, तो छिलका जल्दी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। बहुत कड़े छिलके जिसके होते हैं वो आप डिस्कार्ड करिए, वरना जैसे लौकी आप बना रहे हैं, तुरई बना रहे हैं, छिलके समेत बनाइए। हाँ, छिलके को डिस्कार्ड मत करिए। जहां तक हो सके, जैसे शिमला मिर्च है, ये आप हल्का सा अकोर लीजिए, जैसे कहते हैं ना सॉटे कर लिया, बस एक जरा सा आधी पौन चम्मच घी डाल करके आपने मिक्स वेजिटेबल बनाई और इन सब्जियों को आपने केवल सॉटे कर लिया, पत्ता गोभी डाल दिया, उसमें टमाटर डाल दिया, ये आपने गाजर डाल ली और शिमला मिर्च डाल ली और ऐसे ही खाया, लगभग कम पकाया हुआ, वो ऐसी सलाद के रूप में उसको खाइए। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए में क्या होता है। विटामिन ए हमारा क्या फंक्शन है इसका? इम्यूनिटी बढ़ाता है, आंखों की रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट है, त्वचा को भी अच्छा रखता है। ये किस में मिलता है? विटामिन ए के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, नारंगी रंग की सब्जियों में और फलों में मिलता है। गाजर, कद्दू, शलजम, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी मिलता है। तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट है आपकी मेनली आंखों के लिए। इससे क्या होता है? ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी अगर होगी तो आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, इसे कहते हैं ड्राई आईज, टीयर्स नहीं बनते, उसे कहते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। जो बी कॉम्प्लेक्स है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंप्लीफाई होकर के शुगर में परिवर्तित होते हैं, उस मेटाबॉलिज्म के लिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये कहाँ मिलेगा हमको? अनाज में, सभी प्रकार की दालों में, सब्जियों में, चावल, दूध, फल और नट्स में। और विशेष करके अगर हम अनाज और दालों को या बीन्स को आप अंकुरित कर लेंगे तो ये अधिक मात्रा में मिलेगा। और साबुत दालों का भी सेवन आपको करवाना है गर्भवती से। फिर विटामिन सी, विटामिन सी एक तो बताया आपको कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी त्वचा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और कार्टिलेज जितना होता है आपकी बॉडी में, उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? आंवले से, नींबू से, आपको नारंगी से, और खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, इससे भी आपको विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे की भी प्रजनन अंगों का जो निर्माण हो रहा है, जो जर्मिनल एपिथेलियम बन रही है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रकार के तेल के जो बीज होते हैं, तो नेचुरल ऑयल्स जो हमने लिए, चाहे वो सूरजमुखी का, ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल और उनके बीज और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमको विटामिन ई मिलता है। और गेहूं को जब आप वो कर लेते हैं अंकुरित, तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई हो गया। विटामिन डी ये हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एनीमिया के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब एनीमिक अगर पेशेंट है, विटामिन डी देना आवश्यक है। तरह तरह की आज बीमारियां निकल के आ रही हैं जिसमें विटामिन डी की कमी एक कारण माना गया। और अभी कोरोना में भी देखा गया था कि विटामिन डी की मात्रा अगर पर्याप्त होगी तो कोरोना का इन्फेक्शन आप कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं या सीरियसनेस नहीं होगी। तो विटामिन डी की मात्रा आपकी बॉडी में पर्याप्त होनी चाहिए। तो कैल्शियम के साथ जो सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें तो विटामिन डी आपको मिलता ही है, दूध और दूध से बने पदार्थों में भी मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और नेचुरल सोर्स जो है विटामिन डी का वो है धूप। और धूप कब लेनी है? मिनिमम आधा घंटे की धूप आपको सेकनी है। त्वचा जो है आपकी एक्सपोज होनी चाहिए विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए। और धूप जो है डायरेक्ट पड़नी चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि मॉर्निंग की धूप हमने ले ली, हम वॉक कर आए सुबह जाकर के, तब क्या होता है कि सूर्य की किरणें स्लांटिंग वे में आपकी त्वचा पे पड़ती है। डायरेक्ट किरणें जब पड़ेंगी 10 से 2 के बीच में, तब विटामिन डी जो है बनता है हड्डियों में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का एक्सपोजर होना चाहिए। आप पूरे आप कवर करके, ग्लव्स पहन करके, पूरा मुंह कवर करके जैसे निकलते हैं, तो उसमें विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा। और आप सनस्क्रीन भी नहीं लगाइए। सनस्क्रीन बिना लगाए जब एक्सपोजर होएगा तब आपको विटामिन डी का निर्माण होएगा, मतलब धूप की प्रेजेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोजर टू सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड लेवल्स ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी।
तो हर समय बंद कमरों में रहना, एसी में रहना, एसी गाड़ी में चलना, एसी ऑफिस में बैठना, ये मुख्य कारण है जो आज हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी हम देख रहे हैं, कि हम सूर्य से अपने को बहुत बचा के रखते हैं। ऐसा नहीं है, प्रकृति के निकट रहना चाहिए, जैसा भी मौसम हो हम थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ अवश्य व्यतीत करें। फिर डाइटरी फाइबर, जो हमने आपको बताया था कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स मतलब डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डाइटरी फाइबर। तो दो तरह का डाइटरी फाइबर होता है हमारे खाने में, एक होता है इनसॉल्युबल जो मल में निष्कासित हो जाता है, और एक होता है सॉल्युबल। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो इनसॉल्युबल होता है वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये पेट साफ करने में मदद करता है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल का जो एक बल्क बनेगा, अगर आप फाइबर नहीं है आपकी डाइट में तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्योंकि फाइबर से ही जो फीसेस निकल रही है, जो मल निकल रहा है, उसका जो बल्क बन रहा है वो इसी इनसॉल्युबल फाइबर से बन रहा है। तो ये नेचुरल रूप से पेट साफ करने में मदद करता है। फिर जो इसके साथ जो है हमारे आंतों का मूवमेंट अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है, आंतें अच्छे से कार्य करती हैं, कब्ज नहीं होता है। और ये हमको पता ही है कि कहाँ से मिलता है, जब हम साबुत अनाज, साबुत बीन्स और खूब पत्तेदार सब्जियां, खूब गूदेदार फल हम लेंगे तो ये हमको फाइबर पर्याप्त मात्रा में इनसॉल्युबल फाइबर मिलेगा। और जौ जो है वो अच्छा सोर्स है फाइबर का, विशेष करके आप जैसे बाजार का अगर आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नुकसान करता है, वो मैदे जैसा पिसा हुआ होता है, और उसमें नहीं तो आप चोकर मिला लीजिए, आप आटे में चोकर की मात्रा बढ़वा लीजिए तो उसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। अब कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे आर एब्जॉर्बेबल फाइबर। वो हालांकि वेस्ट मैटर के बल्क को नहीं बढ़ाते, पर दे ट्राई टू मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत लाभकारी है। और ये भी हमें फल से मिलते हैं, जैसे जूसी फल जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, ओट्स है, जौ, इस सब से हमको ये सॉल्युबल फाइबर प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइबर को इंक्लूड करें। अब हमने एक आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको बताया था कि सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में, चूंकि हमारी दिनचर्या जल्दी शुरू हो रही है, तो माँ जब खाना रात में ले लेगी और वो भी रात का खाना जल्दी लेती है, तो सुबह ब्लड शुगर लेवल थोड़े फॉल कर सकते हैं। तो जल्दी सुबह उठ करके वो 2 चम्मच सत्तू ले ले, या थोड़े से अखरोट, बादाम, छुआरा, किशमिश ये ले ले, या एक कोई फल ले ले, नारियल ले ले। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सुबह उठ करके एक मतलब प्रॉपर नाश्ते से पहले, इसे हम कहते हैं सूक्ष्म नाश्ता, एक छोटा कुछ एक भोजन का एक पार्ट जरूर ले ले। फिर रात को क्या करें, रात को सोने से पहले दूध अवश्य पी ले, 1 पाव दूध या 200 ग्राम 200-150 ml करीब दूध, हल्दी और शहद मिला करके, ये बहुत लाभकारी है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिक्स आटे बनाने की हमने विधि आपको यहाँ बताई है कि गेहूं में कैसे आप चना, सोयाबीन, जौ मिला करके मिक्स्ड आटा तैयार कर सकती है। तो जैसे अगर 7 किलो गेहूं है तो उसमें 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन विशेष करके धोकर उसका छिलका उतार कर सूख कर भूनकर पिसा कर तब मिलाएं, और जौ 1 किलो, और ना मिले तो सोयाबीन को ज्यादा मिला ले। पर सोयाबीन में यही ध्यान रखिएगा किसी किसी को सूट नहीं करता, तो पहले वो थोड़ा मात्रा में इसी प्रोपोर्शन में थोड़ी मात्रा में मिला करके चेक करें, और अगर उनको डाइजेस्ट हो जाता है तो ले लें। और इसी प्रकार से आप जौ, चने, सोयाबीन का सत्तू भी बना सकते हैं। अंकुरित के लिए आप मूंगफली, काला चना और मूंग मिला सकते हैं। दाल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि साबुत या छिलकेदार अधिक फायदेमंद है, और दरदरी होनी चाहिए दाल। पानी खूब पिए, ध्यान रखें भोजन के साथ कम, भोजन के 1 घंटे बाद पर्याप्त पानी पीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये आप गर्भवती को दें। आपके पास एक छोटी पुस्तक होगी, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1, छोटी वाली है कि नहीं है? नो मैम। नहीं है तो ठीक है, इसको भी मिला दे देंगे आपको। ये तो मेरी क्लिनिक से भी मंगवा सकते हो आप। अभी तो अगर देखो अब तो ठीक हो रहा है कोविड, तो किसी दिन मिलते हैं तो फिर आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे। ये देखिए गर्भावस्था का ये आहार चार्ट है, ये अगर वो फॉलो कर लेती है सबके वैरायटी के हिसाब से, सबकी टेस्ट के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, सारा नहीं लेना है। हाँ ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ ये किताब में दिया हुआ है, उस किताब में पूरा चार्ट दिया हुआ है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो 8 बजे नाश्ते में या तो दही ले ले, दही के साथ केला कोई फल ले ले, आधी गिरी का 1/4 टुकड़ा ले ले, या फिर भरवा रोटी ले ले और सब्जी का दाल या फिर वो ले ले, सब्जी का दलिया ले ले 1 कटोरी, समझ गए? ये ऑप्शंस दिए हैं सारे। आप दोपहर के भोजन में या तो 2 रोटी चावल 1 कटोरी सब्जी, हरी सब्जी ले ले और 1 दाल ले ले, दही ले ले। फिर नाश्ते में दोपहर में या तो 1 फल ले ले, अंकुरित ले ले, भुना हुआ चना ले ले, या मठा ले ले और एक या सूप ले ले साथ में, मतलब जो ये सारी वेराइटीज है, जो चाहे वो इसमें से चूज कर सकती है। रात्रि का भोजन एक बस पतली दाल लेनी है रात में, जैसे हरी मूंग की दाल लेनी है केवल, 1 कटोरी हरी सब्जी और 2 रोटी या 1 रोटी जैसी उसकी भूख हो। अब दूसरे दिन आप उसको इडली बना सकती है, नारियल का इस्तेमाल कर लिया, चटनी ले ली, या पोहा बना लिया, पोहे में सब्जियां डाल ली, या ढोकला और नारियल की चटनी ले लिया, साथ में दही ले लिया, ये फल ले लिया। तो ये वैरायटीज उसको अगर आप बताएंगी तो इस 7 दिन को इसको फॉलो करती है, तो इतनी सारी इसमें वैरायटी दी हुई है कि इसको मिक्स एंड मैच करके वो अपना पर्सनल डाइट चार्ट बना सकती है। इसमें सब कुछ कवर किया गया है, सब्जियां, ये यस मैम, है ना, सब्जी, अन्न, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, सब इसमें कवर किया गया, अंकुरित, मठा, सत्तू, सब कुछ है ना। तो ये और वैरायटी भी है इसके अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं कि मान लीजिए आपके संपर्क में कोई डायबिटिक महिला आती है, तो आप उसको पूरी डाइट तो नहीं बता सकती है ना, वो तो डाइटिशियन का काम है, लेकिन आप उसे गाइड कर सकती हैं कि भाई तुम क्या खाओ क्या नहीं खाओ। तो डायबिटिक वालों को, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, उसमें कैसा खाना खाना है जिसमें कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो, वो खाना जब अंदर कन्वर्ट हो, मेटाबोलाइज हो, तो उससे कम शुगर बने, ऐसी सब्जियां खानी, ऐसा फल, ऐसा उसको खाना खाना है, भोज्य पदार्थ। उसमें क्या आएगा, नॉन स्टार्च वाली सब्जी, मतलब आलू शकरकंद वो अवॉइड करेगी। फिर मटर गाजर ले, फिर ऐसे फल ले जिससे कैलोरीज कम निकलती हो, मीठे कम होते हो, जैसे सेब, संतरा, अंगूर वैसे ज्यादा मीठा होता है, थोड़ी मात्रा में ले सकती है, नाशपाती, फलियां, मसूर की दाल, चना, ये सब ले सकती है। अब उसको अवॉइड क्या करना है, केक, कुकीज, कैंडी, मीठा, मीठी पेस्ट्री, सोडा ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, और जो बाजार के फ्रूट जूसेस आते हैं उसमें बहुत चीनी होती है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, चीनी भी होती है, ये नहीं लेना। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा उसको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, जैसे हमने शुरू में बताया था 4 भाग प्रोटीन 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का 1 भाग कम कर देंगे और 1 भाग प्रोटीन का बढ़ा देंगे। और फैट्स में बिल्कुल भी उसको कम मात्रा में फैट्स लेने हैं, और वो भी अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं, ठीक है। ये आप उसको गाइडलाइन दे सकती हैं। यू कैन प्लान हर होल चार्ट बिकॉज यू आर नॉट अ डाइटिशियन, बट यू कैन गाइड हर कि वो इस तरह का भोजन अपने खाने में इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। जामुन भी बहुत फायदा करता है इसमें डायबिटीज में। और मिक्स्ड आटा, ये हर किसी को बताइए, नॉर्मली लोग जो दिन रात गेहूं का आटा खाते हैं वो भी शुगर बढ़ाता है बहुत, और अन्न ज्यादा खाते हैं, मतलब सब्जी दाल ज्यादा लेनी है, अन्न की मात्रा थोड़ी कम ही रखनी है। नॉर्मली आप देखते हैं बस 1 कटोरी दाल ले लेंगे, उससे 4 रोटी खा लेंगे, तो वो अच्छा नहीं है, वो हेल्थ में आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, और पूरी पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन भी नहीं जा रहा और विटामिन मिनरल्स भी नहीं जा रहे, ठीक है। अब इसी तरह से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मिल सकती हैं आपको, कि हाइपरटेंसिव महिलाएं हैं, थोड़ा उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, तो उनको हम क्या गाइड करेंगे, तो उसमें क्या करना है, उनको पूरा पूरा भोजन नहीं लेना है, उनको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेनी है, कम मात्रा में फ्रीक्वेंट भोजन लेना है, थोड़ा थोड़ा भोजन, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, लो कैलोरी की फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स उनको लेनी है। उपवास नहीं करना है, उपवास से बचें। फिर सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को, जो हमने बताया आपको, जो पहली स्लाइड शुरू में बताई थी कि क्या क्या खाद्य पदार्थ होने चाहिए, वो सभी उनको लेने हैं। दूध में वो ध्यान रखेंगी कि कम कैलोरीज का, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, है ना, जिसमें क्रीम कम हो, ऐसा दूध उनको इस्तेमाल करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ानी है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में नमक एक्स्ट्रा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है।
और फल जैसे संतरा, नींबू, तरबूज, नाशपाती, अमरूद, अंजीर, सेब, आलू बुखारा, ये सब इंक्लूड करना है। कैल्शियम उनको बढ़ाना है। हमने पहले भी आपको बताया था कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में या हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा आपको लेनी है। तो कैल्शियम के लिए 4 सर्विंग लेंगी वो। उनका सप्लीमेंटेशन भी आप बढ़ा देंगे, जो आप टैबलेट्स दे रहे हैं कैल्शियम की उनकी मात्रा भी बढ़ा देंगे, और कैल्शियम का जो उनकी डाइट में इंक्लूजन है उसको आप बढ़ा देंगे, जैसे डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, दही, सोया दूध, हाँ, साबुत अनाज और साबुत दालें। फिर विटामिन ए का कम से कम 1 स्रोत रोज लें, जैसे गाजर, कद्दू और पालक, ठीक है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए, आयरन भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अब उनको क्या नहीं लेना है, तो क्या नहीं लेना है, तो नमक का सेवन वो कम कर दे। हाँ, नॉर्मली जितना ले रही है उससे एक्स्ट्रा नमक उनको खाने में नहीं डालना है, ये बात ध्यान रखिए। और जो हरी सब्जियां पत्तेदार होती हैं उसमें ऑलरेडी थोड़ा नमक होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा नमक ना डालें। फिर बहुत सारे घरों में आप देखेंगे चाय के साथ नमकीन खाने का रिवाज होता है, बहुत सारा दालमोट खाते हैं। वो दालमोट में बहुत सारा फैट भी होता है, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं बाजार वाले, और उसमें नमक भी बहुत होता है। तो उनको ये सब चीजें आपको मतलब प्रैक्टिकली भी बताना है उनको। आपने खाली नाम बता दिया उससे नहीं काम चलेगा, उनको आपको पूछना पड़ेगा कि आप हमको बताइए कि आपकी डाइट में आप क्या क्या सुबह से रात तक लेते हो, तब तो आपको निकल के आएगा कि हाँ भाई। आप फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछिए कि समोसा कब ले लेते हो, हाँ हफ्ते में तो एक बार ले ही लेते हैं, पकौड़ी भी बन जाती है कभी कभी, पराठा तो रोज ही बनता है, तली हुई पूड़ी भी बनती है। तो ये आपको उनको बताना है कि ये आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। चाय के साथ पूछेंगे तो देखेंगे बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं। हाँ, आपने गांव वालों को नहीं सुना, वो कहते हैं चाय जीरा, जी जो बिस्किट होते हैं उसको कहते हैं वो चाय के साथ हमने जीरा खा लिया, जीरे के बिस्किट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अचार, पापड़, चटनी, बिस्किट, बेकरी आइटम, इससे बिल्कुल हाइपरटेंशन वालों को बचना है। इसमें बहुत नमक होता है, तो एक्स्ट्रा नमक से भी उनको बचना है। पापड़ में भी बहुत नमक होता है, अचार में एक्स्ट्रा नमक होता है। फिर जो प्रिजर्वेटिव वाली चीजें वो भी नहीं उनको लेनी है, जैसे सॉस, चॉकलेट, प्रोसेस्ड चीज, चिप्स। अब बच्चे ने चिप्स खरीदे, साथ में माँ ने भी खा लिए इतने सारे चिप्स। तो ये चीजें हैं जो उनके हाइपरटेंशन को और बढ़ा सकती है, और हमको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गलती कर रही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये उनकी डाइट आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। अब सैचुरेटेड फैट्स में जैसे घी, मक्खन, डालडा, माजरीन, मेयोनीज, आजकल के जो ये खाने बनाते हैं कॉन्टिनेंटल, उसमें ये माजरीन, मेयोनीज का बहुत इस्तेमाल होता है। तो उनसे आप ये भी पूछिए कि को बहुत वैरायटी तो नहीं बनाती हैं आप खाने में। तो इस तरह की चीजों से उनको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बचना है। अब थायराइड आप देखेंगे कि थायराइड भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। प्रेगनेंसी में थायराइड हम लोग असेंशियली टेस्ट कराते हैं, जैसे ही हमारे को पेशेंट रिपोर्ट करती है सबसे पहले थायराइड कराते हैं, क्योंकि थायराइड लेवल्स मेंटेन करना बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आईक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें मना तो कुछ नहीं होता है थायराइड में, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ मना कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थायराइड की फंक्शनिंग में हस्तक्षेप कर सकती है, वो इंटरफियर कर सकती है, जैसे सोया, टोफू, और गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पालक, और फल और स्टार्च वाले सब्जियां जैसे शकरकंद, कसावा, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, और नट्स में बाजरा विशेष करके, चिलगोजा और मूंगफली। तो इनको ऐसा नहीं है कि आप टोटल स्टॉप कर देंगे, लेकिन थोड़ा उनकी मात्रा को सीमित कर दीजिए। और जो चीज अवॉइड हो सकती है, जैसे सोया तो रोज कोई लेता नहीं, तो सोया आप अवॉइड करवा दीजिए, गोभी की मात्रा कम करवा दीजिए, बाजरा हाँ उनको अवॉइड करना पड़ेगा पूरी तरह से। और प्रोसेस्ड फूड्स, ये तो बार बार मना किया जा रहा है कि केक, पेस्ट्री, कुकीज, जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स में, तो उनसे कृपया आप लोग सबको बताएं कि उनको बचना है। अब देखिए, अपने पानी को भी आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें मेडिसिनल क्वालिटी होगी, मतलब पानी में ऐसी चीजें ऐड करके आप पानी को भी औषधियों से युक्त कर सकते हैं, और वो बहुत लाभकारी होगा सादा पानी पीने की अपेक्षा। अब ये कैसा बनाना है हर्बल वाटर, एक सूती मलमल का कपड़ा ले ले और उसको उससे पोटलियां बना ले छोटी छोटी, और एक
फ्लास्क ले लें बड़ा, तांबे का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो, और रात में सोने से पहले उसमें पानी भर दें, और जो सामान हम बताएंगे आपको वो पोटली डाल दें। पर थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि पोटली फिर एक बार यूज के बाद वेस्ट हो जाएगी, फिर दूसरी बार आपको उसमें डालनी है। रात भर वो पोटली पड़ी रहेगी, सुबह आपका पानी जो है उसका सत जो है, जो भी आप पोटली में सामान डालेंगे वो सत पानी में चला जाएगा, तो वो पानी जो है आपका हर्बल वाटर तैयार हो गया। अब जैसे गर्मी के दिनों में आप क्या डालेंगे उसके अंदर पोटली में, तो उसमें ताजे गुलाब की, देसी गुलाब की पंखुड़ियां डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं, बेलपत्र है साफ करके इनको अच्छे से, खस की जड़ें, सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया, चंदन पाउडर, पर ये वो चंदन पाउडर प्योर होना चाहिए, ये अगर केमिकल्स वाला है तो ये ना इस्तेमाल करें, कोई भी नेचुरल चीज यूज करनी है। कपूर इतना सा, बिल्कुल एक चावल के दाने के बराबर, शुद्ध चांदी का सिक्का, ये सब डिटॉक्स करने वाली चीजें हैं। पुदीने के पत्ते, देखिए आसान वाली चीज आप चूज कर सकते हैं, जैसे देसी गुलाब की पंखुड़ियां ले ली, पुदीना के पत्ते ले लिए, नींबू के टुकड़े ले लिए, एलोवेरा के 1 इंच टुकड़ा ले लिया, छोटी हरड़ के 3-4 टुकड़े, इमली का टुकड़ा, तो जो इजिली अवेलेबल है घर में उसकी एक पोटली बना करके आप गर्मी के दिनों में ये शीतलता प्रदान करते हैं और पानी को औषधीय गुण दे देंगे। फिर बरसात के दिनों में क्या होता है कि आपकी जो आंतें होती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होता है वो स्लगिश हो जाता है बरसात के दिनों में। आपकी जो जठराग्नि है ना, जठराग्नि पढ़ाई थी ना, तो जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है थोड़ी, तो आपको ऐसी चीजें लेनी है जो जठराग्नि को प्रदीप्त करे, जैसे काली मिर्च, तेज पत्ता, हल्दी, तुलसी, कड़ू नीम के 5 दल, नींबू के 4 टुकड़े, पुदीना पत्ती, ये सब आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसीलिए बरसात के दिनों में बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। फिर ठंड के दिनों में जो शरीर की गर्मी को बढ़ाए, तो उसमें अदरक आएगा, केसर है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लिया, दाना मेथी दाना ले लिया, है ना, 1/4 चम्मच। तो इस तरह से आप ये हर्बल वाटर भी उसको गाइड कर सकते हैं। मतलब दिस इज अ गुड आइडिया कि पानी से भी आप ये छोटे छोटे जो हमारे मतलब क्या कहना चाहिए मसाले है ना, इनके औषधीय गुण वो जो है आप पानी के माध्यम से उसको दे सकती है। फिर खाने के बाद वो मुखवास जैसे लेते हैं ना हम लोग, वो बना सकती है। तो उसमें आपके जो बीज बताए वो बीज का सेवन अगर ऐसे नहीं कर रही है तो एक शीशी में मुखवास बना के रख ले। ये मुखवास बनाने की विधि है, तो उससे 1 चम्मच खाना खाने के बाद ले ले। जैसे सफेद तिल का 1 भाग ले लिया, सौंफ 1 भाग, खसखस 1 भाग, अजवाइन 1 भाग, अलसी, इन सबको हल्का सेक के दरदरा पीस लिया। उसमें कद्दूकस करके ये सूखा नारियल मिला दिया और आंवला पाउडर मिला दिया, हरड़ पाउडर मिला लिया, लौंग, इलायची थोड़ा थोड़ा, गुलकंद मिला लिया, ये मिलाते हैं ये क्या कहते हैं आपकी मिश्री मिला सकते हैं आप उसमें थोड़ी सी, है ना, तो थोड़ा सा ताजे पान के कतरन मिला सकते हैं, धनिया मिला सकते हैं। तो ये सब बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इससे एक शीशी तैयार हो गई। और ये जो बीज हमने आपको बताए थे वो सारे बीज इसके माध्यम से जा सकते हैं। इसमें आप सूरजमुखी के बीज भी डाल सकते हैं मुखवास में, है ना। और ये आजकल देखिए वो आ रहा है अपना खरबूजा, तो खरबूजे के बीज सुखा लिए और इसके अंदर डाल लिए। खरबूजे के बीज सुखाते हैं ना आजकल खरबूजा खाने के बाद, तो उसको भी मुखवास में आप डाल सकते हैं। ये देखिए ये तरह तरह के मुखवास बताए गए हैं कि इनका सेवन भी किया जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने इतनी बात करी खाने की, पर वो खाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, एक्टिविटी। अगर खा तो लिया इतना सारा हमने बताया और एक्टिविटी है 0, तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेट गेन का भी आपको ध्यान रखना है। एवरेज वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी में वो 8 से 10 किलो होना चाहिए। जब वो 12 से 15 किलो होने लगता है तो ये ज्यादा हो गया, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की डर रहता है, ब्लड शुगर बढ़ने का डर रहता है और सूजन आ जाती है पैरों में। और बहुत कम वजन रह गया, 6 किलो से कम ही वेट गेन हुआ पूरा 9 महीने में, तो इसमें क्या होगा कि बेबी का ग्रोथ नहीं होगा। IUGR बेबी हो सकता है जिसका वेट कम रह जाएगा, स्मॉल फॉर डेट बेबी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो भोजन हम दे रहे हैं उसके साथ एक्टिविटी भी हमारी जो गर्भवती है उसकी अच्छी रहनी चाहिए। तो योगासन वगैरह तो आपको पढ़ाए जा रहा है, पूरा सोनाली मैम पढ़ा रही हैं, तो योगासन के साथ साथ आधे घंटा टहलना, ठीक है।
प्रति सप्ताह 150 मिनट उसको टहलना है, नियमित आधा घंटा टहलना है। और कैलोरीज पे ध्यान रखना है। भोजन के पता चला वैरायटी इतनी बता दी, सब चीज नहीं लेनी है, केवल 360 कैलोरीज ऐड होनी चाहिए उसके जो टोटल कैलोरीज है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कैलोरीज भी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लाइफस्टाइल के अनुसार। अगर बिल्कुल काम नहीं करती है तो 1800 कैलोरीज प्लस 360, अगर मॉडरेट डिग्री का काम है, माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का, तो 2200 प्लस 360, और अगर बहुत मेहनत का काम है तो 2600 प्लस 360, है ना, ये याद रखिएगा। तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट गेन पे निगाह रखनी है। पहले 3 महीने में 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है, दूसरे 3 महीने में 3 से 5 किलो, और आखिरी के 3 महीने में 5 से 8 किलो। इस तरह से टोटल वेट गेन रहना चाहिए। और वेट गेन इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका अपना वजन कितना है। अगर वो ऑलरेडी 60-65 किलो की है तो 8-10 किलो पर्याप्त है उसका वेट गेन होना। लेकिन वो बेसलाइन वेट उसका मान लो 40-45 है, तो ऐसे केस में अगर 12-13-14 किलो भी वेट हो गया गेन तो कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको देखना है कि मॉनिटर करना है कि जो भोजन हम दे रहे हैं उसके साथ वेट गेन कितना हो रहा है। और बार बार इस बात को हम बता रहे हैं, जो कैलोरीज आपको मिलेंगी भोजन में वो फैट और चीनी से कम आनी चाहिए, है ना। इनसे केवल टोटल कैलोरीज जो हैं वो लगभग 350 या 300 कैलोरीज केवल इससे मिलनी चाहिए पूरे भोजन में। तो वसा और चीनी की मात्रा, नमक की मात्रा और मैदा की मात्रा, आप वाइट चीजें याद कर लो, सारी वाइट चीजें अवॉइड करनी है, वाइट शुगर, सॉल्ट, मैदा और फैट्स, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। अब ये जो कुछ खाने हैं जिसके लिए आपसे वो कभी कभी प्रैक्टिकली पूछेंगी, बैगन गर्म होता है, पपीता नहीं खाना है, पपीते के बारे में बड़ा मिथ है। तो पपीता जो होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें ज्ञान के लिए कि पका पपीता खा सकते, कच्चे पपीते के लिए निषेध है। लेकिन वो जनमानस में इतना घुसा हुआ है पपीता कि आप, मेरी राय तो ये आप सलाह मत दीजिए उसको खाने की, क्योंकि खाने से बाई चांस ऐसे ही कुछ हो गया तो वो पपीते को दोष देगी, आपको दोष देगी। वैसे पपीता जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पका पपीता खाने में कोई हर्ज नहीं होता है। बैगन, सरसों, बाजरा, गुड़, गरम मसाला, ये सब गरम चीजें हैं, केसर, तो इसकी मात्रा जो है ना कम होनी चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। पहले 3 महीने में गर्म चीजें अवॉइड करते। और मौसम पे डिपेंड करेगा, अब जाड़ा है और तुम गुड़ नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा। केसर का दूध भी बता देते, थोड़ी सी केसर डाली जाती है, बाजरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब गर्मियों में आप ये चीजें खाएंगे तो आपको नुकसान करेंगे। तो ऋतु अनुकूल हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ऋतुभुक होना है, तो ये बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आपने डिस्कस कर लिया कि क्या खाएं, अब आता है क्या ना खाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमने ये तो समझ लिया क्या खाएं, अब क्या नहीं खाएं। तो बासी खाना हमने बताया था आपको तामसिक होता है। अब क्या हुआ कि वर्किंग है, पता चला संडे को उन्होंने 5-6 सब्जियां बना के रख ली और एक एक सब्जी निकाल के खा रहे हैं। हमारे देश में तो ये कम होता है, विदेशों में ये बहुत होता है, क्योंकि वो वीकेंड पे खाना बना लेते हैं और डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, 15-15 दिन का खाना बना के रख लेते हैं। अब फ्रिज में हम ये तो नहीं कहेंगे कि फ्रिज का इस्तेमाल ना करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि मिसयूज मत करिए कि बना के खूब सारा रख लिया, 2-3 दिन तक उसको खा रहे। वेस्ट नहीं करना है, आजकल के महंगाई के जमाने में वेस्ट नहीं कर सकते। तो सुबह का निकाल के शाम तक खा लें तो चलेगा, लेकिन आप उसी खाने को 2-3 दिन यूज कर रहे हैं, फ्रिज का ये मिसयूज हो गया, तो ये नहीं करना है। ताजा ही खाना गर्भवती को खाना है, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति अधिक होगी। ताजा नहीं होगा तो प्राण शक्ति नहीं होगी, तो बच्चे को प्राण शक्ति नहीं मिलेगी। तो आपको न्यूट्रिशन के साथ साथ प्राण शक्ति की बात भी ध्यान रखनी है। फिर नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला, मतलब किसी तरह का भी एडिक्शन, किसी तरह का भी जो व्यसन है वो नहीं होना चाहिए, ना पत्नी में ना पति में, क्योंकि उससे जब प्रिपरेशन, मतलब जब प्रेगनेंसी प्लान की जा रही है तो सिगरेट, अल्कोहल और जो भी आप कोई ड्रग्स अगर लेते हैं या पान मसाला, तो उसका असर आपके ओवा और स्पर्म्स की क्वालिटी पे पड़ता है। जो भी आप इस तरह का चीज दे रहे हैं तो उससे जो है वो क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो खराब होता है। और नॉनवेज को नहीं लेना, ये बताएंगे। कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत नुकसान की चीजें हैं, सोडा होता है और इसमें चीनी बहुत होती है, और आप बताएंगे इसके अंदर कैलोरीज बहुत होती है।
तो ये बहुत ही अनहेल्दी फूड है। तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इवन अब जैसे कई लोगों ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ करके बाजार के रियल के फ्रूट जूसेस पीना शुरू कर लिया, बहुत पीते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। ताजा फल का रस आप निकाल के ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, फाइबर ही नहीं जाएगा, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल फ्रूट जूस जो पीते हैं उसमें बहुत चीनी है, तो वो इस्तेमाल ना करें। चाय और कॉफी बहुत कम, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना रहती है, इससे भी टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। और खासतौर से हाइपरटेंशन वालों को चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। अगर आदत है वो नहीं छोड़ सकती हैं तो आधी कप सुबह आधी कप शाम, अगर 1 कप सुबह शाम लेती है तो उसको आधा आधा कर दीजिए। मैदा से बने खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने। जितने जंक फूड होते हैं आप देखिए, पिज्जा बर्गर सब मैदा से बना हुआ है, तो मैदा पचाने के लिए बहुत शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, और ये पेट में क्या कहते हैं, पचाने में बहुत हार्ड होता है। तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इस समय वैसे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नाजुक होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि क्या होता है, आंतों को ना कम जगह मिल रही होती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है पेट में, तो आंतें जो है सिकुड़ती जा रही है, तो आंतों का मूवमेंट वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, और आपने भोजन इस तरह का कर लिया तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ब्रेड पिज्जा बन आपको बता दी, कई लोग सुबह रोज ब्रेड ही खाते हैं। ब्रेड यदा कदा आप नहीं बना पाए कोई नाश्ता तो ले लें तो ठीक है, लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। फिर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, मतलब प्रिजर्वेटिव्स वाले कैंड फूड्स जो होते हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल फूड्स हैं जिसमें आपने प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए हैं वो नहीं लेना है। जिसमें कलरिंग एजेंट्स मिले होते हैं, है ना, कई सारे ऐसे टिंड फूड्स आते हैं जिसमें फूड कलर मिला हुआ है, कहने को वो अप्रूव्ड है कि फूड कलर, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। फूड कलर और सेंटेड फूड्स जो आते हैं आपके आर्टिफिशियल, उसमें जो पैक्ड भोजन जितने आते हैं ना, पैक्ड पदार्थ आजकल बहुत मिलते हैं, उसमें जो अगर कलरिंग एजेंट और वो मिला हुआ है तो इन सब चीजों को भी अवॉइड करना है। फिर तेज मसाले, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, और एक्स्ट्रा फैट्स, इसको भी अवॉइड करना है। तो सादा सुपाच्य हल्का शाकाहारी भोजन लेना है, जिससे ऊर्जा बनी रहे, आपको कैलोरीज भी दे, आप हल्का महसूस करें। अगर आप सोचिए कि खाने के बाद आपको आलस से आ रहा है, नींद आ रही है, इसका मतलब आपका भोजन आपका ज्यादा हो गया है, ओवर हो गया है, तो हल्का भोजन लेना है। और ऐसा कोई खाद्य पदार्थ ना खाएं जिससे एलर्जी होने की संभावना हो, जो पचने में भारी हो या देर से पचता हो। तो ये पूरा हम लोग ने डिस्कस कर लिया। शक्कर के लिए देखो, शक्कर के विकल्प क्या हैं। आप शक्कर की जगह मिश्री, खजूर सिरप, शहद, ऑर्गेनिक गुड़ या बूरा ले सकते हैं ना। व्हाइट शुगर, प्रोसेस शुगर, जितनी व्हाइट होगी शुगर, जितनी आप देखेंगे फाइन क्वालिटी की, वो उतनी खराब है, उतनी शरीर के लिए नुकसान करती है। ज्यादा से ज्यादा गुड़ और शहद का इस्तेमाल शुरू करें। जब हम आते हैं, जो हम व्यसन की बात कर रहे थे, तो स्वस्थ रहने के लिए आहार ही नहीं, आहार तो बहुत अच्छा लिया भाई, सब कुछ अवेलेबल है उनके यहाँ, खूब हरी सब्जी, फल, अनाज सब खा रहे हैं, लेकिन साथ में रेगुलर जो है उनके यहाँ मांसाहार भी बनता है। अब मांसाहार के लिए क्यों मना करा जा रहा है, इसकी आप पहले पूरी बात समझिए। तो मांसाहार जो होता है, हम आपको बता रहे हैं कि संतुलित, सात्विक और संस्कारित भोजन लेना है। तो मांसाहार किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से ना तो सात्विक है ना संस्कारित है। अब आप इसका वो समझिए, मतलब कि इसके पीछे क्या कारण है मना करने का। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देती हूँ। एक कोई विदेशी सज्जन थे, उनके लेक्चर में मैंने सुना यूट्यूब में, बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बताई कि एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, उनको पढ़ा रहे वो, और उन्होंने उनको बहुत बढ़िया लाल लाल स्ट्रॉबेरीज दिखाई। अब आप स्ट्रॉबेरीज तो इतना हम लोग यहाँ नहीं खाते हैं। अब आजकल गर्मियों का मौसम है, आप इमेजिन करिए कि आम आपके सामने लाया जाए और आम आपके सामने छीला जाए, काटा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई है, आम आपके सामने छीला जा रहा है, काटा जा रहा है, बहुत बढ़िया रसीला आम है, उसमें दशहरी भी है, लंगड़ा भी है, चौसा भी है, तो क्या मन करेगा आपका? मुंह में पानी आएगा खाने का। एग्जैक्टली, बस सलाइवा बनने लग जाएगा ना तुरंत। जी जी जी, है ना, तुरंत। ठीक है। और जिस स्वरूप में आम पाया जाता है वैसे ही स्वरूप में आप उसको खा रहे हैं, isn't it?
ना तो आपने उसको पकाया, ना कुछ उसकी मूल परिवर्तन तो कुछ नहीं किया उसके प्रकृति में, है ना। ऐसे ही उसके टेस्ट से, स्मेल से आपको आनंद आ गया और खाने का मन कर रहा है। अब इसकी जगह आप इमेजिन करिए कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, कि एक बकरा ले आए हम कमरे में और बकरे को वहीं काट दें और उसका पूरा अंतड़ियां बाहर निकल आए, हार्ट निकल आए, लिवर निकल आए, रक्त फैल जाए, और फिर क्या वो उसको खा सकते हैं? कैसा मैम नहीं होगा? खा सकते, कैसे लेकिन घृणा जो से मैम जो लोग खाते हैं उनके लिए तो नॉर्मल चीज होगी मैम। अरे तो ऐसा ये नजारा देख के तो वो भी नहीं खा पाएंगे। मैडम वो खा लेंगे, वो वो ऐसे ही पकाते खाते हैं। हैं उसको, भूनते हैं, पकाते हाँ हैं, तब इतना जब देखेंगे गंदगी चारों तरफ, तो अच्छा तो बकरे ऐसा थोड़ी ना खाएंगे कि बकरे का मांस कच्चा वहीं की वहीं खा लेंगे उसी समय, ऐसा नहीं, तो नहीं तो खा नहीं सकते ना। नहीं ऐसे तो कोई वो थोड़ी ना है, कोई क्या कहना चाहिए, मांसाहारी। डर पिशाच हो गए, बिल्कुल पिशाच बन गए हैं। अब तो ये एक डिफरेंस है, ये समझना पड़ेगा मनुष्य को कि क्या हमारे लिए बनाया गया है प्रकृति ने खाने के लिए और क्या हमारे लिए नहीं है। जो देखो, जो जानवर मांसाहारी है वो तो वैसे ही चीर फाड़ करके खा लेते हैं, नहीं खा लेते, उसको जी पकाते थोड़ी ना। ये तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके ये टेक्निक निकाल ली कि हम मांस को भून सकते हैं, पका सकते हैं, इसको ऐसे मसाले मिला लेंगे उसको, है ना। ऐसा तो नहीं खा सकते आपको, इसका मतलब ईश्वर का निर्देश तो नहीं है ये खाने का, नहीं समझे कि नहीं। और वो जो चीज है जो बॉडी में हमारे जा रही है, वो वैसी की वैसी हमारे सेल्स को बनाती है। हम क्या है, वी आर व्हाट वी ईट। हमारा शरीर काय से बना है? भोजन से। तो हम वही बनते चले जाते हैं ना जो हम खा रहे हैं, वो जो भोजन हम कर रहे हैं वही तो हमारे सेल्स में एसिमिलेट हो रहा है। और जो उसके अंदर, एक जानवर की अंदर जो चेतना है वो हमारी चेतना में समाविष्ट हो रही है, तभी तो हमारे जो मतलब एक जो प्रकृति होगी वो जानवरों जैसी बनती चली जाएगी अगर हम मांस खाएंगे तो, अश्विक। और आज आप देखिए जितनी पाश्विक प्रकृति प्रवृत्तियां आप देख रहे हैं, चाहे वो हिंसा के रूप में हो, एक दूसरे को मारने के रूप में हो, चाहे आतंकवाद के रूप में हो, चाहे लोभ की पराकाष्ठा हो, चाहे दुष्कर्म हो बच्चियों के साथ, ये क्या है? ये तो नॉर्मल पशु भी नहीं करता, ये तो पाश्विक पिशाचिक प्रवृत्तियां हैं कि नहीं है। जी तो जी ये हमारे खान पान से बिगड़ रहा है मामला। दूसरी बात, आप समझिए कि आप कभी किसी डेंजर में होते हो तो आपका एक सिक्स सेंस काम करता है कि नहीं। आप जैसे आप वर्किंग है तो आप कभी जा रही हैं अपनी स्कूटी से अंधेरे में, आपको दिखा नहीं लेकिन आपको एक अंदाज लग जाता है कि आप यहाँ पे आप सेफ हैं कि नहीं है, या कोई पीछे है कि नहीं है। आपकी आपकी एक अंदर से चेतना आपको बताती है कि नहीं बताती है जी जी कि आप सेफ हैं कि नहीं है इस एरिया में। इसी जी तरह मैम। से जब जिस जानवर को हम मारने जाते हैं तो उसका भी एक सिक्स सेंस अलर्ट हो जाता है जब वो मरने वाला होता है, और उसकी बॉडी में एक्सेस मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होता है उस समय स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस में आ गया, तुरंत से डर जाता है और एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन रिलीज होता है, और वो हार्मोन्स उसके मांस को विषाक्त कर देता है ना, टॉक्सिन्स बढ़ा देता है उसके मांस। तो उस हार्मोन्स के कारण जो भी उसको चाहे पका लो कितना भी, उसके खाने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल इधर उधर होएगा, सारी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी की गड़बड़ाएगी। और मांस से क्या होता है, जो डर और पीड़ा का भाव उसका था वो भी आपके अंदर प्रवेश करेगा, है ना। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसके जो टेंशन थी, उसके जो भाव था उस समय मरते समय, वो भाव भी खाने वाले के अंदर जाएगा। फिर आप दूसरी बात संस्कार। समझिए, है ना। तो ये आप दूसरी बात समझिए कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, इनके पेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और मनुष्य के पेट में, हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है खाने को पचाने के लिए, पर उनकी अपेक्षा ये 20 टाइम्स वीक है। तो हमारा शरीर नहीं बना है मांस खाने के लिए। फिर हमारा जो सलाइवा होता है वो उसमें टाइलिन होता है, हमारा सलाइवा जो है एल्कलाइन है, जबकि मांसाहारी पशुओं का जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, टाइलिन रहित होता है।
इनका सलाइवा इस तरह से होता है कि मुंह में ही मांस पचना शुरू कर दे। तो ये सब चीजें बताती हैं कि हमारा जो शरीर है वो संरचना ही नहीं है उसकी मांस खाने के लिए। फिर ये देखिए, ये जो आते हैं हमारी 6 मीटर लंबी है, और ये जो मांसाहारी भेड़िया है इसकी जो आते हैं ये छोटी है। अब जितना ये छोटी आते हैं ना, छोटी है, जितना खाया जितना पचा बाकी फटाफट निकल गया। अब हमारी आंत में ये पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, आंतों की वॉल से चिपक जाता है, और इसीलिए जो मांसाहार करते हैं, फल सब्जी कम खाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और उनमें कोलोनिक कैंसर की अधिक प्रधानता पाई जाती है। तो ये कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको मांसाहार क्यों नहीं करना है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे समाज में तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो आप, ये डॉक्टर तो कहता है मांसाहार कर लीजिए, मांसाहार में बहुत प्रोटीन होता है। तो आपको बताना है कि क्यों ये हेल्थ के लिए आपके नुकसानदायक है, और आपकी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को हेल्थ देने की बजाय उसको ये बीमार कर रहा है, उसकी एनर्जी को लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम 3 शरीर के लिए आहार बता रहे हैं ना, खाली फिजिकल के लिए तो बता नहीं रहे। फिजिकल के नुकसान तो ये हमने बता ही दिए आपको सारे, कि फिजिकल में क्या क्या कमी हो रही है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे इसका नुकसान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरा व्यसन जो बहुत कॉमन है वो है स्मोकिंग। और अब तो लड़कियां भी खूब धड़ाधड़ स्मोकिंग करती है कि नहीं करती है? लड़कियों में स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत बढ़ गया है तेजी से। ये कौन बता रहा है? ये हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं कि लंग कैंसर अब वो फीमेल्स में इतनी तेजी से बढ़ा है क्योंकि स्मोकिंग इन फीमेल्स में परसेंटेज बढ़ गई है, विमेन स्मोकिंग बढ़ गई है, इसलिए लंग कैंसर की मात्रा भी बढ़ गई है उसमें। अब इसमें नुकसान क्या है? तो एक तो हमने चीज आपको पहले ही बताई थी कि प्लानिंग के दौरान अगर पति पत्नी में से एक भी कोई स्मोकिंग करता है या दोनों करते हैं तो उनके स्पर्म की और ओवा की क्वालिटी बहुत पुअर होएगी। अगर पति पाली पीता है तो पत्नी पैसिव स्मोकर हो जाती है, तो पैसिव स्मोकर को भी उतना ही नुकसान हो जाता है। और भ्रूण के विकास पर विशेष रूप से प्रथम सप्ताह में अत्यंत हानि होती है। फर्स्ट वीक में जो होता है, जब डेवलपमेंट पीरियड चल रहा है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि एपिजेनेटिक्स वाली स्लाइड में आप याद करिए, मैंने दिखाया था कि जो फर्स्ट 8 वीक्स 12 वीक्स हैं उसमें किस तरह से ऑर्गन्स तेजी से डेवलप कर रहे हैं। और उस समय अगर अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, खराब खाना, खराब सोच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब होगा तो कितना नुकसान होएगा डेवलपमेंट में, और विकार आ सकते हैं उस दौरान। अब अगर धूम्रपान कर रही है माँ तो क्या क्या होगा? इनफर्टिलिटी हो सकती है। पहले उसको धूम्रपान छोड़ना होगा, तब प्लान करे, कम से कम 6 महीने का गैप करे। ठीक है, फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है, देर से कंसेप्शन हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, प्री टर्म डिलीवर हो सकती है, IUGR, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानते हैं, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में ना आकर के ट्यूब्स या ओवरी में सेटल कर जाती है। फिर तरह तरह के विकार हो सकते हैं, ब्रेन के या हार्ट के, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, विजुअल एंड हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटीज, लर्निंग प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद करिए, एक पॉइंट अगर याद करना है तो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडनली बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, ये स्मोकिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। स्मोकिंग से एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, 3 पीढ़ियां प्रभावित होती है। जैसे अगर मान लीजिए हस्बैंड स्मोक कर रहा है और वो उसी कमरे में माँ भी रहती है, तो माँ के लंग्स खराब हो रहे हैं, फिर माँ के गर्भ में जो शिशु है उसके भी लंग्स प्रभावित होंगे, उसके प्रजनन अंग भी प्रभावित होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब जो बच्चा गर्भ में है और उसके जो बच्चे होंगे गर्भ शिशु के, वो भी हेल्दी नहीं होंगे। तो 3 पीढ़ियां आपकी स्मोकिंग से अफेक्ट होती हैं, इसकी रिसर्चेज है। प्लेजेंटा अब्रेशियो, प्लेजेंटा प्रीविया, मतलब एंटीनेटल पीरियड में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि खाली लंग्स नहीं इफेक्ट होते हैं। नॉर्मली सोचते हैं कि धूम्रपान से केवल लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स के साथ साथ ये हमारी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये देखिए, और बच्चे में क्या क्या विकार हो रहे हैं। इसी तरह से शराब का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे कि नए जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं
वो पति पत्नी बैठ के शराब पीते हैं। लड़कियां भी पूरी मतलब पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि अल्कोहल से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। अल्कोहल पीने से आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, उससे आपके अंदर सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लो बर्थ वेट बच्चा होगा, प्रीटर्म बच्चा होगा, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स, हार्ट, स्केलेटल, किडनी, सब तरह के मतलब कई कई ऑर्गन्स के विकार हो सकते हैं। और ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इसके ये तो अब नहीं मिलता, क्योंकि ये 70 के दशक में अमेरिका में स्टडी किया गया। तब क्या होता था कि वो गर्भवती होने के बाद भी शराब पीती रहती थी, और उससे क्या हुआ, उनके बच्चे के चेहरे में और मस्तिष्क में एक विकृति आ गई, एक अजीब तरह का चेहरा देखा गया, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल फेशिस। ये बच्चे, ये होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बच्चे। इसमें क्या होगा, आंखें छोटी छोटी होंगी, ये नाक का फिल्ट्रम छोटा हो जाएगा, अपर लिप पतला हो जाएगा, इस तरह की एबनॉर्मल फेस देखा गया। लेकिन लेटेस्ट मैंने अभी एक स्टडी पढ़ी कि अगर किसी के हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं तो उनके भी ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन माताओं ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उनके केसेस में भी ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन बच्चों की जो मतलब फेशियल अपीयरेंस था वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बच्चों से मिलता हुआ था। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि पति पत्नी को बच्चा प्लान करने से पहले शराब का सेवन बिल्कुल छोड़ना है, तब वो एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। और पहले पूरा बॉडी को डिटॉक्स करें, शराब का एक अंश भी, एक कण भी उनके बॉडी में नहीं रहना चाहिए, तब वो प्लान करें। और अपना खान पान को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने विचारों को आप प्योरीफाई करें। मतलब पूरी तरह से आप अपने हर स्तर पे IQ, EQ, SQ के स्तर पे अपने को इम्प्रूव करें, बैलेंस करें, तब बेबी को प्लान करें। नहीं तो फिर बच्चे के अंदर आप देखिए, जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग बहुत पुअर होती है, उनकी स्मरण शक्ति पुअर होती है, उनके अंदर एकाग्रता नहीं होती है, अटेंशन डिफिकल्टी होती है, मैथ्स नहीं कर सकते, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, स्पीच की प्रॉब्लम्स आती हैं, भाषा सीखने की प्रॉब्लम आती है, डिले हो जाता है सब कुछ। लो IQ होते हैं बच्चे। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई चाहेगा माता पिता की लो IQ का बच्चा पैदा हो? हाइपर एक्टिव और ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये एक तरह का ऑटिस्टिक कैटेगरी में ही आता है ना, हाइपर एक्टिव बच्चे। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जन्मजात होती है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको अभी हमारा समाज समझ नहीं रहा है। वो सोचते हैं कि गर्भ संस्कार कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है, लेकिन वो इसके पीछे के विज्ञान को जब जानेंगे, समझेंगे, तब इसको ठीक से अपनाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये नहीं कि ऊपरी तौर पे नहीं, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए और इसको अच्छे से मतलब आप समझा पाए। इसीलिए ये स्लाइड्स आपको हम दे देंगे कि इससे विकार क्या हो रहा है। और ये स्कूल कॉलेज में आपके मतलब बल्कि ये स्कूल लेवल से ये क्लासेस चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तब जाके वो लड़कियां तैयार हो पाएंगी। नहीं तो क्या है, कॉलेज से निकली, ये स्कूल से निकली, दबी कुची घर में रहती हैं, और जैसी कॉलेज में गई और फिर तो उनको देखिए, उनको सारे बियर के नाम पता चल जाते हैं, सारे शराब की वैरायटी पता चल जाती है। कोई मतलब उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, उनको ये लगता है बस हमें लड़कों की तरह जैसे जीना है, और लड़के तो है ही बर्बाद, लेकिन लड़कियां आज ज्यादा बर्बाद हो रही है, मुझको ऐसा लगता है। तो उनको ये बताना, जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है ना, उसको माँ बनना है, तो उसको अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों को भी अवेयर करना चाहिए, लेकिन लड़कियों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने को इस तरह से कुएं में ना धकेले। फिर चाय कॉफी अधिक पीना क्यों? क्योंकि अबॉर्शन की संभावना रहती है ना। तो ये मैंने आपको मुख्य तौर से सारे व्यसन के बारे में बताया। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से वो अपनी शेल्फ तैयार कर ले, और पहले से कितना अच्छा लगेगा ना, सारा सामान व्यवस्थित रखा हुआ है, जब जो खाने का मन है निकाल लिया। नहीं तो खाने की सामान की व्यवस्था बनाने में ही निकल जाता है, प्लानिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक किचन का एक पार्ट स्पेशली, और ये एक तरह का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, उसको अच्छे से डेकोरेट कर ले और उसका इनॉग्रेशन करे प्रेगनेंसी के बाद कि देखो ये हमारा स्पेशल फूड आइटम्स का एक कॉर्नर है, जहां हमने
प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे फूड आइटम्स जो हमें खाने चाहिए वो ये मैंने अपने स्कूल में बनाया है, ये कॉर्नर बना लिया है हमने। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा किया। देखो ये देखा है ना, इसकी पिक्चर्स तुमको दे देंगे फिर तुम इसको ले सकती हो। अब ये तरह तरह की लाई, देखो ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड सेफ मील्स, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, सादी मूंगफली, लड्डू, खजूर, नारियल, सूखा नारियल, दूध का पाउडर, सत्तू, है ना, खाण, ये सब, ये देखो ये सब एक उसमें रख लिया है। अब ये कुछ व्यंजन और बताया इन्होंने कि किनुआ जैसे है, तो किनुआ लोग जानते नहीं है, किनुआ आता है मिक्स सब्जियां मिला के, इसमें किनुआ का उपमा, ये देखो दाल मखाना के ड्राई फ्रूट्स लड्डू, ये तो सब घरों में बनते हैं ना। अब मल्टीग्रेन सैंडविच बनाया इसके अंदर, मूंग स्प्राउट्स की टिक्की, मूंग की दाल को पहले स्प्राउट कर लिया और उससे टिक्की तैयार करिए। कॉर्न की भुट्टा वेज की टिक्की, आजकल कॉर्न आ रहा है, उबाल करके उसको गला के और उसमें सब मसाला मिला के टिक्की बनाई जा सकती है। फिर स्प्राउट्स में पीनट्स मिला के सलाद, उसमें आपने खाली प्लेन देने की बजाय उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया, पुदीना ये सब डाल के अच्छा सा स्प्राउट्स का ये बन गया, सैलेड बन गया आपका। फिर देखो ड्राई फ्रूट्स, नारियल के मोदक, ओट्स मिक्स वेजिटेबल टिक्की, तो ये तरह तरह की डिशेस आप उनको बता सकती हैं। ठीक है, अब आपका निर्णय है, आपको उनके ऊपर छोड़ देना है कि भाई कैसा भोजन चाहती हो। देखो एक ये बच्चे को जा रहा है सब कुछ, तो ये चित्र बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। एक तो भाई हम दवाई से सब खा लेंगे, हमारे को डीएचए की भी दे दो, आयरन कैल्शियम तो दे ही रहे हैं, प्रोटीन दे दो, मल्टीविटामिन दे दो, सब गोलियों के बाद हम सब न्यूट्रिशन पहुंचा देंगे। और एक ये है कि हम भैया जो खा रहे हैं वो तो हम खाते रहेंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक खाएं, चिप्स खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, ये खाएं। और दूसरा ये है, ये देखिए दूसरा ये है कि इसके माध्यम से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, और इसको नया नाम जो दिया गया है, जो जिनमें पोषक तत्व की अधिकता होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रासिटिकल्स। ठीक है, जिसमें अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस भोजन को हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसके लेने से हमें औषधि ना लेनी पड़े, वो होते हैं न्यूट्रासिटिकल्स। ठीक है, इस भोजन में क्रियाशील घटकों को बढ़ा सकते हैं, हम विविधता कर सकते हैं, ये हमें बता ही दिया आपको कि विविधता से तरह तरह के पोषक तत्व मिलेंगे। और प्राकृतिक घटन, जितना हम नेचुरल तरीके से अपने पोषण को लेंगे उतना ही प्राण तत्व अधिक पहुंचेगा और उतना ही हमारा आहार हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य में, उसके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। क्योंकि भोजन, एक बात आप हमेशा याद रखिए, भोजन केवल शारीरिक विकास नहीं कर रहा है, भोजन आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके अंतःकरण को, सब लेवल्स पे भोजन प्रभावित कर रहा है। इसीलिए आपको संतुलित, सात्विक और संस्कारित आहार लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अब आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग ले सकते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ बताइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं पहले।